कांग्रेस हो गया था, थोड़ा सा 2-4 लाइन लिखना है उसमें। कहां तक हुआ था कांग्रेस में? अच्छा, कांग्रेस ठीक है कि स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई, तो उस पर कुछ कमेंट था, स्पेशली लाला लाजपत राय। ये एक मतलब सेफ्टी वॉल्व का एक सिद्धांत आया था, इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से स्थापित हुआ था, एंड इन लेटर इट वाज कन्वर्टेड इनटू इंडियन नेशनल कांग्रेस अकॉर्डिंग टू सजेशन ऑफ ऑन द सजेशन ऑफ दादाभाई नेहरूजी। दादाभाई नेहरूजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। कांग्रेस शब्द अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक है। इसका पहला अधिवेशन एक्चुअली पूना में प्रस्तावित था। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस वाज प्रपोज्ड इन पूना। इसका जो है पहला अधिवेशन पूना में प्रस्तावित था, लेकिन वहां प्लेग फैला हुआ था, तो प्लेग के कारण जो है ये स्थानांतरित कर दिया गया, और फिर इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? बंबई में हुआ, ठीक है। तो ड्यू टू प्लेग पैंडेमिक द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड इन बॉम्बे। थोड़ा कांग्रेस के बारे में कुछ पॉइंट आउट कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस established on 28 दिसंबर 1885। इसकी जो स्थापना हुई है दोपहर के 12 बजे एट नून। दोपहर के 12 बजे। प्लेस, स्थान लिखिए। इसका जो की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को दोपहर के 12 बजे हुई है। कहाँ हुई है? प्लेस बंबई का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक है। तो प्लेस लिखिए गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज ऑफ बॉम्बे। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज ऑफ बॉम्बे, मुंबई का। फाउंडर ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम। प्रथम अध्यक्ष, फर्स्ट प्रेसिडेंट या चेयरमैन। डब्ल्यू.सी. बनर्जी,
प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? लिखिए, स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष, प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे JB कृपलानी, JB कृपलानी। ठीक है। और कांग्रेस के सचिव, जब कांग्रेस स्थापित हुआ तो उसके जो जनरल सेक्रेटरी बनाए गए सचिव, वो हैं A.O. ह्यूम। तो ह्यूम इसके फाउंडर भी हैं और इनको जो पोस्ट दी गई वो जनरल सेक्रेटरी की गई, सचिव की, महासचिव A.O. ह्यूम। अगली लाइन में लिखिए, कांग्रेस ने 1912 के अपने अधिवेशन में इन द समिट ऑफ 1912 ऑफ कांग्रेस, इन द समिट ऑफ 1912 ऑफ कांग्रेस, ह्यूम was announced as the father and फाउंडर ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस ने ह्यूम को अपना पिता घोषित किया। ये क्वेश्चन है, फाउंडर तो शुरू से आपको पता है, ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने ह्यूम को अपना पिता घोषित किया, फादर ऑफ कांग्रेस, एक्चुअली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता। और ये अनाउंस किया गया है 1912 कांग्रेस के सेशन में। ठीक है। तो ये कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन कलकत्ता में हुए। द मैक्सिमम समिट्स ऑफ कांग्रेस were held in Calcutta 10 times. दस बार ब्रैकेट में लिख लीजिए, सब सर्वाधिक अधिवेशन कांग्रेस के कहां हुए? कलकत्ता में हुए 10 बार। जबकि मद्रास में 7 बार और बंबई में 6 बार हुए। while it was held in Madras 7 times, while it was held in Madras 7 times and in Bombay 6 times, and in Bombay 6 times। तो एक जो सीक्वेंस आता है ना कि इनके क्रम में घटते हुए क्रम में सबसे ज्यादा बार से लेकर सबसे कम बार तक हुए अधिवेशनों में। ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन इस नेचर का आ भी चुका है, इसलिए जो है इसको कि सबसे ज्यादा बार कलकत्ता में, फिर एक 3 हो गया तो फिर चौथे जो पता भी नहीं तब भी क्लियर है। ठीक है। ओके। 1947 के पहले तक नेहरू 3 बार और दादा भाई नेहरूजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बिफोर 1947 नेहरू एंड नेहरूजी become the chairman of Congress 3 times equally। दोनों में से जो मन करे लिख, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। प्रेसिडेंट भी लिख सकते हो, चेयरमैन।
दादा भाई नौरोजी और नेहरू तीन तीन बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1947 से पहले, ठीक है। लेकिन नेहरू को 1947 के बाद भी अध्यक्ष बनाया गया, बट नेहरू become the chairman of Congress after 1947 also. ठीक है, इसलिए अगर क्वेश्चन आए कि सबसे ज्यादा बार कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना, तब नेहरू, ठीक है। सो लिख लीजिए, सो नेहरू सर्वाधिक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सो जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू बिकम द प्रेसिडेंट या चेयरमैन ऑफ कांग्रेस मैक्सिमम टाइम, ठीक है, सर्वाधिक बार। सर्वप्रथम 1930 में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ। सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम इन 1930, फर्स्ट टाइम इन 1930 the summit of Congress was not held. After that, in 1935, and from 1941 to 1945, and from 1941 to 1945, the summit of Congress did not held. नहीं हुआ, ठीक है, did not organized। उन्नीस सौ 30 में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ, इसके बाद 1935 में नहीं हुआ, दो बार हो गया। फिर 1941 से 45 तक लगातार कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ। चलिए, सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले डॉक्टर अबुल कलाम आजाद थे। डॉक्टर अबुल कलाम आजाद become the youngest president of Congress और सबसे ज्यादा लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष वही रहे हैं, और सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष वही रहे हैं फ्रॉम जब नहीं हुआ है 40 में अध्यक्ष बने, 41 से 45 तक अधिवेशन नहीं हुआ, तो जो बना था वही रह गया, तो 5 साल तक लगातार रह गए ना। तो he was the chairman of Congress for long time, for the longest time। हो गया, ये कुछ खास बातें कांग्रेस के बारे में, बाकी अधिवेशन बहुत है अभी तक होता रहा। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष,
फ्रीडम स्ट्रगल अंडर द कांग्रेस। अंडर द कांग्रेस। एक्चुअली दो चीजें यहां पर हमको क्लियर करनी है। एक तो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष है, आजादी की लड़ाई है। क्या है ये? अंग्रेजों भारत छोड़ो, है ना। ये कॉन्सेप्ट कभी शुरुआत में तो आया नहीं है, बट एक संघर्ष जरूर स्टार्ट हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ एक चीज और यहां पर चल रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ, अगर उसके बिना एक चल भी नहीं सकता, वो अधूरा है। क्योंकि इसके पहले संघर्ष तो बहुत हुए हैं, लेकिन उसमें सफलता बिल्कुल नहीं मिली। उसका कारण यही था, और वो ये है कि नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। ये क्या है? ये राष्ट्रीय आंदोलन है। नेशनल मूवमेंट राष्ट्रीय आंदोलन है ना, राष्ट्रीय आंदोलन है। क्या है ये प्रोसेस ऑफ नेशनलाइजेशन है, प्रोसेस ऑफ नेशनलाइजेशन है, राष्ट्रवाद की प्रक्रिया जो साथ ही साथ चल रही है। राष्ट्रवाद से तात्पर्य है कि भारत एक राष्ट्र के रूप में प्रॉपरली स्थापित हो रहा है, और लोग राष्ट्रवादी जो इंडियंस हैं, यही तो कहने का मतलब यह है कि यहां के लोग राष्ट्र के नाम पर अंडर द नेशन एक यूनिफिकेशन भी तो चल रहा लोगों का, जो इसके पहले तमाम संघर्षों में हमने विखराव देखा, अलगाव देखा, बटी हुई ताकत देखी, शक्तियां देखी अलग अलग। वो यहां पर जैसे जैसे यूनिफिकेशन आएगा, नेशनलिज्म आता रहेगा, वैसे वैसे फ्रीडम स्ट्रगल मजबूत होता जाएगा। और ये टुकड़ों में मिला है, क्योंकि आजादी का केवल ये मतलब नहीं था कि भारत का वो भूखंड जो भौगोलिक सीमा या भौगोलिक रूप से जाना जाता है, उस पर शासन व्यवस्था अंग्रेज हटा लें, सिर्फ इतने नहीं था। शासन व्यवस्था से पहले ही तमाम सारे उस शोषणकारी प्रवृत्तियों को भी हटाना था वहां से, है ना। और सुधार से तात्पर्य है कि वो चाहे शैक्षिक स्तर हो, स्वास्थ्य, कुल मिलाकर एक डेवलपमेंट की जो पोजीशन होती, जो विकास की पोजीशन होती, उसके लिए भी स्टेप बाय स्टेप प्रयास करना था। तो ये जो फ्रीडम स्ट्रगल है, ये स्वतंत्रता केवल भारत देश से निकल जाने की नहीं है, बल्कि ये स्वतंत्रता हर मामले में है, हर स्टेप पर डेवलपमेंट की है, ठीक है, हर स्टेप पर डेवलपमेंट की है। तो प्रोसेस ऑफ नेशनलाइजेशन से क्या पता चलता है? प्रोसेस ऑफ नेशनलाइजेशन से ये क्लियर होता है कि लोग यूनाइट हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, एक यूनिफिकेशन आ रहा है। तो साथ ही साथ इसमें, इस यूनिफिकेशन में, नेशनलाइजेशन में क्या पढ़ेंगे आप? क्या पढ़ेंगे बताओ? यूनिफिकेशन होने की प्रक्रिया जिस आधार पर बटे हुए हैं, डिसेंट्रलाइजेशन है, बंटवारा है, जातियों के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, उच्च निम्न के नाम पर, लिंग भेद है, ये तमाम प्रकार के भेद के आधार में छुआछूत है, टचबिलिटी जिसको कहते हैं, है। तो ये सब ऐसे फैक्टर है जिसके कारण यहां अलगाववाद है, एक डिस्क्रिमिनेशन है, समाज अलग अलग बटा हुआ है, और जिसके कारण राष्ट्र बटा हुआ है। क्योंकि देश के भीतर के तो नागरिक सभी हैं, लेकिन अगर एक वर्ग उस के स्वतंत्रता का प्रयास करता है, तो दूसरा इस आधार पर भी तो उस समय विरोध कर सकता है, भाई हम क्यों जाएं, स्वतंत्रता किसकी,
भाई अंबेडकर और उनके जैसे तमाम ऐसे भी लीडर्स थे जिन्होंने इस आधार पर उस लड़ाई का भी कहीं ना कहीं से विरोध किया, अंग्रेजों का सपोर्ट किया। तो क्या उनका लॉजिक क्या रहा है? लॉजिक यही रहा ना कि भाई ये स्वतंत्रता की लड़ाई जो लड़ रहे हैं उनका साथ दे करके अगर हम स्वतंत्रता स्थापित करते, स्वतंत्रता किसकी? तो उन्होंने कहा फिर तो ब्राह्मण का शासन और उच्च वर्गों का शासन वैसे के वैसे बना रहेगा। तो ऐसे में जो शोषण हमारा पहले हो रहा था वो अभी भी हो रहा है। और उनका मानना था कि फिर तो अंग्रेजों के अधीन जो दलितों की स्थिति है वो भारतीयों के अधीन जो स्थिति थी या होगी उससे बेटर है। उनका यह मानना था कि अंडर द ब्रिटिश रूल जो दलितों की स्थिति है, पोजीशन है, वो बेटर वो मान रहे थे भारतीयों के अधीन उनकी स्थिति को। तो ऐसे में तो सपोर्ट करने से भी वो लोग पीछे हटे। जो फ्रीडम स्ट्रगल के प्रक्रिया में, प्रोसेस में जो लोग अगुआ थे, इवन कांग्रेस को, इवन क्या मतलब कांग्रेस को ही मानो, कांग्रेस जो अगुआ थे उसके सपोर्ट में भी कई लोग एज ए पार्टी दल नहीं आए, एज ए समूह के अध्यक्ष मतलब सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में, अपने ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में या अगुआ के रूप में नहीं आए, या इंडिविजुअली भी नहीं आए। कुछ लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। कारण क्या बताया? कारण यही बताया कि भाई हम इनकी लड़ाई में नहीं, क्योंकि इनकी लड़ाई अगर सारे लोग सपोर्ट करके जितवाते शासन इनका रहेगा, फिर उसमें हमारा भला न था और न होने वाला है। ऐसे में तो जो है वही बेटर है, इनकी जो भी स्थिति हो लेकिन हम अच्छे हैं। यही तो तर्क दे रहे हैं। और क्या तर्क दे रहे हैं? ये अच्छा तर्क है, इसको समझ रहे हैं ठीक से। ठीक है, तो ऐसे में नेशनलाइजेशन की प्रक्रिया में एक चीज और भी तो हमको पढ़ना है, एक रचनात्मक कार्य, जिसको कहते हैं रचनात्मक कार्य। क्रिएटिव, क्रिएटिव वर्क्स, रचनात्मक कार्य। तो रचनात्मक कार्य भी शामिल किए जाएंगे और होंगे। इससे क्या होगा? यूनिटी बाद में आएगी। सबसे पहले वो भेदभाव के जो फैक्टर हैं, जो कारक हैं, वो दूर किए जाए। फर्स्टली छुआछूत दूर किया जाए, उच्च निम्न के आधार पर भेदभाव दूर किया जाए। ठीक है, जाति व्यवस्था का शुद्ध रूप से विरोध शुरू से ही किया गया। बुरे को तो बुरा सारे लोग कहते हैं, मानना और उसको स्वीकार करना अलग बात है, उस पैटर्न पर व्यवहार करना। तो कुल मिलाकर जाति व्यवस्था के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन समाज में व्याप्त था, चल रहा था, उसके लिए प्रयास किया गया। ये सब सारे कार्य रचनात्मक कार्य हैं और लगभग रचनात्मक कार्य गांधी जी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये सारे कार्य लगभग वही फिर लीडरशिप किए हैं। जैसे गांधी जी ने हरिजनों के उत्थान में बड़ा योगदान दिया, गांधी जी ने छुआछूत वाले आंदोलन में भी लगभग काफी सपोर्ट किया, है ना। मंदिर आंदोलन, मंदिर प्रवेश आंदोलन और ये सब सारी चीजें। गांधी जी ने साफ सफाई स्वच्छता अभियान पर भी बहुत फोकस किया। अब स्वच्छता, ये तो एक रचनात्मक कार्य है ना, क्रिएटिव वर्क है, लेकिन इससे भी एक यूनिटी तो स्थापित होती है। कैसे? कि जो निम्न लोग हैं, उच्च लोगों का एक बड़ा अंतर है, ये साफ सफाई और गंदगी वाला, है ना। तो एक जो सफाई अभियान है, केवल साफ सफाई अभियान ही नहीं है, एक समानता का भी अभियान है। दोनों लोग साफ सुथरे स्वच्छ रहें तो एक कम से कम फर्स्टली जो फिजिकल इफेक्ट है वो तो, जैसे जब तक वो बताएगा नहीं कि हम निम्न है, और लेबल पहनने का, व्यवहार करने का, तमाम सारी चीजें, साफ सफाई की स्थिति अगर है ना, तो कैसे पता चलेगा जब तक वो बताया नहीं जाएगा। तो एक प्रकार अगर बताने की जरूरत ना हो तो यूनिटी स्थापित हुई कि नहीं हुई?
किसी भी आवश्यक कारणों से खुलासा नहीं किया जाएगा कि ये पर्टिकुलर वर्ग या जाति से हैं, तब तक तो नहीं पता चलेगा ना। तो ऐसी जरूरतें खत्म कर दी जाए कि इसका खुलासा होने की जरूरत ही ना आए और बाकी चीजें मेंटेन रहे। तो एक यूनिटी स्थापित हुई कि नहीं हुई? हुई स्थापित। तो स्वच्छता अभियान भी चलाया, और दूसरा स्वच्छता अभियान का तो एक फिजिकल रीजन है, भाई साफ सफाई से स्वास्थ्य अच्छा रहता है ना। तो एक देखो, ये सब बहुत क्रिएटिव वर्क है, यहां लोगों का दिमाग नहीं जाता है, यहां तक लोग नहीं सोचते, लेकिन ये गांधी जैसा व्यक्ति ही सोच सकता है कि इसका क्या इफेक्ट रहा होगा। और ये आज भी है, कोई निम्न स्तर का व्यक्ति है, निम्न स्तर का व्यक्ति है, और कोई खास जरूरतों का एक दूसरे से ना जुड़े हो नीड के कारण, तो एक उच्च वर्ग का व्यक्ति उसको अच्छे वेशभूषा और वेल मेंटेन और बिल्कुल टाटा सफारी से उतरते हुए नहीं देख सकता, उसको बुरा लग जाएगा। और ये अभी भी है और हर क्षेत्र में है। तो अगर ये भेदभाव व्याप्त रहा तो कुछ बड़े वर्ग मेंटेन लोग अगर कोई राष्ट्र के संदर्भ में कोई काम करे, चलो अपने लिए नहीं करे, देश के लिए ही मान लो कोई काम उठाए जिसमें लोगों के सहयोग की जरूरत हो, सपोर्ट की जरूरत हो, आप समझ सकते कैसे लोग सपोर्ट करेंगे उसका? नहीं करेंगे, भले ही वो देश का फायदा हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो क्रिएटिव वर्क है, जो रचनात्मक कार्य है, उनका भी इसमें बड़ा योगदान है। इसमें तमाम सारे वो आंदोलन जो मैंने अभी बताए, छुआछूत विरोधी आंदोलन, जातिवाद विरोध आंदोलन, लिंग विभेद मतलब जितनी चीजें जो रचनात्मक कार्य, जिसका मैक्सिमम क्रेडिट गांधी जी को दिया, मैक्सिमम, सबका तो नहीं बट मैक्सिमम क्रेडिट गांधी जी को दिया जाता है। स्वच्छता अभियान जो भी गांधी जी ने चलाया, तो ये सारी चीजें क्यों, इसका आप जैसे लोग पूछ भी सकते हैं कि भाई गांधी जी हरिजन मूवमेंट से भी जारी रहे, हरिजन उत्थान से, या साफ सफाई मूवमेंट से बड़ा इनका योगदान रहा, इसका स्वतंत्रता संघर्ष से क्या लेना देना है? इसका स्वतंत्रता संघर्ष से ही लेना देना है अभी इस समय, क्योंकि अभी इस समय सबसे इंटेंसिव नीड यही थी कि मैक्सिमम पीपुल सपोर्ट टू नेशनल या फ्रीडम स्ट्रगल, मैक्सिमम लोग उसको सपोर्ट करें, उसके लिए जो भी करना है किया जाएगा। अभी तो वही, ठीक है, ये चीज है। और समाज और धर्म में सुधार का जो मूवमेंट जब भी चला है वो इसी के विरुद्ध चला है, ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो कम से कम, इससे राष्ट्रवाद का, अभी पहली लाइन आपने इसमें पढ़ा, नेशनल जब आपने नेशनलाइजेशन शुरू किया, अभी राजनीतिक संगठनों की स्टार्टिंग लैंड होल्डर सोसाइटी, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? पहली लाइन क्या पढ़ा? यही पढ़ा कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों से लोगों में राजनीतिक नए एक एकता की भावना और नई राजनीतिक चेतना हिलोरें ले रही थी, यही तो पढ़ा है। तो ये जो नई राजनीतिक चेतना है जो समाजवाद पर आधारित है, ये एक्चुअली ये धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों के बाद ही क्यों कहा जा रहा है? उसके पहले इसका जिक्र नहीं हुआ, चर्चा में ये नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पहले फिर वो आवश्यक दशा जो होती है, जिसको तो कंडीशनल नीड, कंडीशंस आप कह लीजिए, वो नहीं, इसके बिना हो ही नहीं सकता, क्योंकि यही विभेद करता है, फिर उसी में सुधार करो। बुखार होगा तो बुखार की ही दवाई इंजेक्शन लेना पड़ेगा ना, और पेट दर्द होगा तो फिर उसकी दवा अलग है। अब पता लगा है बुखार और इंजेक्शन ले रहे हैं पेट दर्द वाली, तो समस्या दूर नहीं होगी, दूसरी नई समस्या बन जाएगी। ये डिस्क्रिमिनेशन धार्मिक विभेद के कारण है, उसके कर्मकांडों के कारण है, जिससे समाज में विभेद हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो सुधार किस में होना चाहिए? उसी में होना चाहिए, और कहीं और कुछ करेंगे तो नहीं हो पाएगा ना। दैट्स इट। क्लियर हुआ? फंडा क्लियर हुआ? तो कुल मिलाकर के ये जो नेशनलाइजेशन है, प्रोसेस ऑफ नेशनलाइजेशन, जो नेशनल मूवमेंट के रूप में जाना जा रहा है, इससे जैसे जैसे हमारी यूनिटी, यूनिफिकेशन बढ़ती जाएगी, हमारी ताकत बढ़ती जाएगी,
तो हम अंग्रेजों और अंग्रेजों की शासन व्यवस्था का प्रतिरोध करने के लिए, उसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए शक्तिशाली होते जाएंगे, पावरफुल होते जाएंगे। और हम उनके अगेंस्ट जितने भी पावरफुल होंगे, उतने ही मात्रा में, उतने ही क्वांटिटी में उनका यहां से भागने की संभावना बढ़ती, प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है। और फिर एक समय ऐसा आएगा उनको निकल लेना पड़ेगा। तो ये जो फ्रीडम स्ट्रगल है, उसके टूल्स में जो काम कर रहा है वो नेशनलाइजेशन काम कर रहा है। इसके बिना वो संभव नहीं है। और ये प्रॉपर रियलाइजेशन पहली बार किसने किया है? गांधी जी ने किया है। पहली बार गांधी जी ने किया कि हमारे पास ताकत क्या है। बोले शस्त्र खाना देख के आओ, कितनी बंदूकें, गोली, बम, बारूद बचे हैं। बोले कुछ नहीं, सब लूट के ले गए। बोले सेना देखो। बोले कौन सेना? सारी सेना उनकी हो गई, यहीं के लोग उनके यहां नौकरी कर रहे हैं। उनको जरूरत पड़ेगी तो वो गन लेके आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। कुछ नहीं है। बोले बचा क्या है? बोले कुछ बचा नहीं है, यही लोग बचे हैं, भूखे नंगे वगैरह वगैरह टाइप की। बोले अच्छा। तब कम धैर्यवान लोग क्या करते हैं? हार जाते हैं। यार फिर तो जाने ही दो, तैयारी नहीं कर पाएंगे हमारी, इसकी परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है। इधर और पेशेंस वाले फिर वो ढूंढते हैं कि यार फिर मैनेज कैसे, क्योंकि एक चीज फिक्स है, ये करना ही करना है। उस पर हमें सोचना नहीं है कि हम टारगेट को भी इधर उधर करें। मतलब वो विचार का विषय ही नहीं है। नॉट द मैटर ऑफ थिंकिंग। वो फिक्स हो गया। वो सापेक्ष नहीं है, वो निरपेक्ष तत्व है, उसमें कुछ भी बदलाव संभव। तो फिर अब बदलाव किस में हो सकता है? एक्टिविटी में हो सकता है कि भाई ये जुगाड़ नहीं काम कर रहा तो वो जुगाड़ लाओ, वो नहीं काम कर रहा तो ये लाओ। साधनों में बदलाव संभव है, टारगेट में बदलाव संभव नहीं। और ये चीज हर जगह लागू होती है। जैसे आपने अगर फिक्स कर लिया कि आईएएस समझो हम ये मान के लो बन गए, हम है केवल ज्वाइन करना है, तो केवल मन से नहीं, फिर करना अगर इतनी इंटेंसिटी है तो फिर क्यूरियोसिटी आप देखिए करने की, फिर जैसे तैसे कैसे करना है, ये फिर एक आग के रूप में काम करेगी ना। ये नहीं काम कर रहा है तो ये काम करेगा, यहां से नहीं समझ में आया तो यहां से देख लें, उनसे नहीं पूछा समझ में आया तो इनसे पूछ लें। मतलब पूरा 24 घंटे उसी के सर्च में आपका जाएगा, क्योंकि वो फिक्स हो गया ना। उसके बिना आप सांसें नहीं चलेंगी। वो आत्मिक तत्व हो गया, टारगेट वो निरपेक्ष हो गया, एब्सोल्यूट जिसको कहते हैं। वो रिलेटिव नहीं रह गया, अब वो एब्सोल्यूट हो गया। फिर कैसे करके जुगाड़ करके होता है। ये चीज जहां भी जिसके लिए भी हो जाता वो कर लेता है, क्योंकि जल्दी, इतनी जल्दी मरना कौन चाहता है? मरने से सबको डर है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो डर है ना, वो मरने का ही होता है। इससे बड़ा कोई डर नहीं। मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन मरना सबको पड़ता है ना। तो पूरा प्रयास वो करेगा, 100% देगा। लेकिन अगर वो एब्सोल्यूट ना होकर के वो रिलेटिव हो जाए कि यार अगर नहीं हो पाया तो इसको हटा के वो कर लें, प्लान बी। जैसा कि लोग प्लान बी पर जनरली काफी अब तो क्वेश्चंस आने लगे हैं सामने, लोगों ने ऐसा दिमाग में डाल दिया है, तमाम प्रकार के नए नए मोटिवेटर्स हैं, ऐसा मतलब जहर घोल दिया है उन लोगों ने कि अब तो सामने से क्वेश्चन भी आए, सर प्लान बी का क्या, उसका क्या प्रोग्राम हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। प्लान बी का मतलब यही है कि प्लान ए फेल। प्लान बी का मतलब क्या है कि प्लान ए फेल हो गया, खत्म। उसकी जगह नहीं होनी चाहिए। तो खैर इन लोगों की अपनी समस्या है। जहां तक मेरा जो काम करता हूं मैं तो वही थ्रो करता हूं। मुझको लगता है कि प्लान बी से बड़ा खतरा कुछ है ही नहीं है।
अपने टारगेट को चेज करने के लिए। प्लान भी नहीं होना चाहिए। और यही क्यों प्लान भी होना चाहिए, और क्षेत्र में तो आपने नहीं देखा है, और भी तमाम फील्ड हैं, लोग लगे रहते हैं, वहां तो प्लान भी है ना, को लोग सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, नैतिक रूप से तो गलत मानते हैं। यहां तो सारी चीजें जायज, ऐसा नहीं हो सकता, पार्शियलिटी नहीं कर सकते। ठीक है, फिलहाल तो कहने का मतलब है कि ये फिक्स है, गांधी जी का यही तो है कि करो या मरो का क्या मतलब है भाई, डू और डाई, ये फिक्स है, या तो करोगे या तो निपट जाओगे, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, टारगेट नहीं चेंज कर सकते हैं स्वतंत्रता के अलावा, क्योंकि वो तो लालच दे ही रहे हैं लगातार ना, दुनिया भर के जो उनके आ रहे हैं, आ रहे नहीं आ रही, ये अगस्त प्रस्ताव है, ये क्रिप्स है, ये फलाना है, ये थाली पसंद नहीं तो ये वाली थाली लो, इसमें और सारे आइटम हैं, चलो 2 ले लो, वो तो दे ही रहे हैं कि ये छोड़ के कुछ भी हम नहीं कंप्रोमाइज कर सकते, तो वो फिक्स है। तो गांधी ने कहा या तो करो या तो मरो, क्योंकि इसके बाद फिर मौत है, ऑप्शन तो है नहीं कि इसके अलावा ये नहीं, तब जाके संभव हुआ। तो गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जो रियलाइज कर सकता है कि हमारे पास साधन क्या है, बोले कुछ नहीं है, लोग हैं केवल, वो भी भूखे नंगे। तब तो फिर एक एक करके उन्होंने ऐसे यूनाइट करने की कोशिश की, ऐसे यूनाइट करने की कोशिश की, ऐसे ऐसे अलग है, कोई छुआछूत के नाम पे अलग है, तो कोई जातिवाद के नाम पर अलग है, कोई स्वच्छता के, कोई लिंग भेद के आधार पर अलग है ना, ताकत घटी तो रही, बोले यही है, और ऐसे ऐसे सब बटे हुए हैं। ओके, लेकिन अब जैसे भी वो साधन यही है, तो फिर तो कर्जा तो लेने जाएंगे नहीं हम, जो है काम उसी में चलाना है, कर्जा मिलेगा नहीं भाई, आदमी लड़ने के लिए कौन कर्जा देता है, कोई नहीं देता है। तो फिर उन्होंने यूनाइट किया, मैन पावर को अपना साधन बनाया, मैन पावर जब इकट्ठा हुआ तो एक प्रकार के राष्ट्र का निर्माण भी हुआ, नेशनलाइजेशन भी हुआ एक तरफ से, और दूसरी तरफ संघर्ष में उधर शस्त्र भी हमारा तैयार हो, संघर्ष भी, दो तरफा काम हो रहा है। ठीक है, तो ये जो आधार है वो तो गांधी ने तैयार किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल आए तो बने बने ऐसे बंडलों को, जो अलग अलग बिखराव में थे, उनको बंडल जो बना बना के अलग अलग पड़े हुए थे, उन बंडलों को इकट्ठा कर दिया, बस यही किया पटेल साहब ने। पहले तो अभी तो बंडल तो गांधी जी ने बनाया है, जो एक एक करके अलग अलग पड़े हुए थे, उनको बंडल में तो गांधी जी ने बनाया है, अलग अलग बंडल पड़े हुए थे, पटेल साहब आकर के उन सारे बंडलों को इकट्ठा कर दिया, बस यही हुआ। हालांकि वो भी ठीक ठाक काम है, मतलब बहुत हल्के में नहीं लेना है, बस इतना ही कर दिया, इतना ही करना इतना आसान भी नहीं था। ठीक है, तो फिलहाल लेकिन गांधी ने बहुत कुछ कर दिया था, लोगों के लिए रास्ते बहुत आसान कर दिए थे। तो फिलहाल ये नेशनल, अब साथ साथ हमको इसको मैंने इसलिए डाल दिया दिमाग में आपके, ये एक समस्या के रूप में डाल दिया, क्वेश्चन के रूप में, जब हम पढ़ेंगे उसको, लेकिन ये चीज ढूंढते रहेंगे, क्योंकि वो हमारे पास वो कंटेंट है, वो कंटेंट है, ये क्वेश्चन है, पढ़ेंगे उसको, क्वेश्चन यहां से आएगा। ये चीजें हमें अपने विचार से निकालनी है, अपनी सोच से निकालनी है, क्योंकि जितने चीजें भी हमने आधे घंटे जो भी डिस्कस किया, इसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है भाई साहब, वही लाइन हम दोहरा नहीं सकते, ना आप दोहरा सकते हैं, अगर लिखे ना हो तो दोबारा, और अच्छी बात है लिखे भी नहीं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन यहां से बनने हैं, उसका यूज करेंगे, कंटेंट का, साधन का, और यहां से थॉट निकालेंगे, क्या हो रहा, कैसे हो रहा, क्यों हो रहा, तो इसको साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि जो पढ़े हम उससे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, इसका विचार करके ही चलना है। तो बहुतों को बहुत कुछ पता है, ताकत बहुत है, कहां यूज करना, कैसे यूज करना, ये नहीं पता है, तो जो क्वेश्चंस आते हैं
वो लाइन लेंथ आप सही किए रहिए, कंटेंट थोड़ा कम भी रहेंगे तो भी काम चल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? इसीलिए इसको मैंने छेड़ा है कि ये दिमाग में बना रहना चाहिए, हर लाइन पर बना रहेगा, ये लेंथ बन जाएगी आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल इसी आधार पर हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल शुरू करते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल का जो लीडरशिप है वो किया किसने है? इसका जो लीडर है वो कांग्रेस है। लीडर कौन है? कांग्रेस है। और कांग्रेस 3 चरणों में इसको विभाजित करके लड़ती है। There are 3 steps of leadership for freedom struggle by the Congress. 1885 से लेकर के 1905, कंडीशन कुछ और है, टारगेट कुछ और है। तो वो कहते हैं ना कि उसे कोई क्या खाक गिराएगा जिसने ठोकरों से ही चलना सीखा है। तो ये जो लाइन है तो यहीं फिट बैठती है, ये जो लाइन यहीं फिट बैठती है कि ये इससे मिल जाएगा। पता लगा कोई ऐसा थप्पड़ मार गया, क्या हुआ यार, तो पता चला ये तो गलत। फिर अगला स्टेप, फिर वहां हल्का लगा, फिर लगा लेकिन हल्का लगा, हाँ कुछ कम था लेकिन पड़ा इस बार भी है। तो फिर अगले स्टेप पर नई चीज। और इसलिए लास्ट में जो इन्होंने प्रोसेस अपनाया है जिसमें इनको विजय मिली है, उस पे थप्पड़ लगा नहीं है, दिया है इन्होंने। तो उसे कोई क्या गिराएगा जिसने ठोकरों से ही चलना सीखा है। तो ये पहला स्टेप है। फिर दूसरा स्टेप है 1905 से लेके 1919 तक, और तीसरा स्टेप है 1919 से लेकर के 1947 तक। ठीक है, ये 3 चरणों में बांट के ये पढ़ा गया है। एक्चुअली ये इस युग को उदारवादी युग कहा गया है। क्या कहा गया? उदारवादी, मॉडरेटर एज, उदारवादी। ये रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी युग, ये रेवोल्यूशनरी युग। ठीक है, और यहां तक आते आते जब गांधी आ गए तो जो कुछ भी हो रहा उनके हिसाब से ही हो रहा है। अब कोई नाम नहीं दिया जा सकता। गांधी व्यक्तित्व ही ऐसे हैं कि उनके नाम जब आ गया, उनका नाम जब आ गया तो फिर दूसरा नाम जल्दी टिकेगा नहीं, क्योंकि वो एक व्यक्ति का नाम नहीं, एक युग का नाम है। गांधी व्यक्ति का नाम नहीं है, वो गांधी एक युग है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने उनके बारे में कहा था कि हाड़ मांस का बना ऐसा पुतला सदियों में कभी कभी जन्म लेता है। तो गांधी एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्तित्व भी नहीं है, गांधी तो एक युग है। तो यहां पर तो फिर गांधी युग है सीधे सीधे। एरा, गांधीन एज, गांधी एरा। ठीक है, एरा तो खैर बड़ा भारी भरकम शब्द हो जाता है। एरा का मतलब तो कल्प हो गया, लाखों वर्ष शामिल होते हैं कल्प में। इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग ठीक लग रहा है गांधी को भी, है ना। इंटेंसिटी 10-20 वर्षों में गांधी को कौन बांधे,
10-20 में बाधा भी नहीं जा सकता कि गांधी आए गए अलग मतलब है, लेकिन गांधीवाद तो है और चलता रहेगा। जब तक गांधीवाद चलता रहेगा तब तक गांधी चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये गांधीयन एरा ये 3 भागों में विभाजित। यहां की स्थिति यह है कि यहां पर उदारवादी नेताओं का वर्चस्व है। यहां की स्थिति क्या है, पर उदारवादी जो लीडर्स है उनका वर्चस्व है कांग्रेस पर। देयर आर सुपरमेसी ऑफ मॉडरेटर्स लीडर्स ऑन कांग्रेस। कांग्रेस पर उदारवादी नेताओं का वर्चस्व, और इन लोगों का मानना है, क्या मानना है कि अंग्रेज बड़े अच्छे हैं, हम लोग अपनी बात ढंग से समझा नहीं पा रहे उनको। अगर अंग्रेजों के समक्ष हम बड़ी सदा सहता विनम्रता और रिक्वेस्ट भाव से, रिक्वेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर अपनी बातें रखते हैं, इफ वी पुट और प्रॉब्लम्स एज फैक्ट इन फ्रंट ऑफ द विटनेसेस विद रिक्वेस्ट, नो डाउट दे विल हेयर आवर प्रॉब्लम्स। वो हमारी समस्याओं को सुनेंगे, नॉट ओनली हेयर बल्कि उसका सॉल्यूशंस भी देंगे। क्यों सुनेंगे भी नहीं बल्कि उसका सॉल्यूशंस भी देंगे। तो ऐसा लोग मानते हैं। तो ये लोग बिल्कुल यहां पर तो एकदम से अंग्रेज भगाओ वाली जैसा कोई बात ही नहीं है इस चरण में। यहां पर क्या टारगेट लेके लोग चल रहे हैं कि हम अपनी समस्याओं को रखेंगे और समस्याओं का सुधार देंगे। दे विल गिव द रिफॉर्म्स ऑफ द इंडियन प्रॉब्लम्स। ठीक है, और वो प्रॉब्लम्स क्या है, इनको क्या चाहते थे, दे वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो यहां का जो टारगेट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स है। संवैधानिक सुधार, क्या है, संवैधानिक सुधार। संवैधानिक सुधार से तात्पर्य यह है कि अधिनियम, नियम इत्यादि जो भी सरकार जारी करती है उसको कर करा के हमारे यहां भी सुधार प्रस्तुत करें। ठीक है, आदेश, अध्यादेश, अधिदेश, नियम, उपनियम, अधिनियम जितने जो भी हैं, ठीक है, उनको जारी करें और यहां भी सुधार प्रस्तुत करें। यहां के लिए, यहां के डेवलपमेंट के बारे में सोचे, यहां के राइजनेस के बारे में सोचे ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ऐसा इन लोगों का मानना। तो ये लोग कैसे देना चाहते थे, बताना कैसे चाहते, ये भी प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, डेलीगेशंस के माध्यम से, ठीक है, शिष्टमंडलों के माध्यम, ये भी कोई आंदोलन भी नहीं करना चाहते थे। ठीक है, ये एप्लीकेशंस देना चाहते थे, डेलीगेशंस भेजना चाहते थे, कुछ लोगों को अगुआ, एक लोग अगुआ में कुछ लोगों का प्रतिनिधि मंडल, ठीक है, ये सब करके अपनी बात रखना चाहते। ठीक है, तो ये इनकी पॉलिसी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहते थे। लेकिन अंग्रेजों ने इसके बदले में क्या किया, इनकी यूनिफिकेशन वाली पॉलिसी को देख करके जिस प्रकार से ये लोग एकजुटता दिखा रहे हैं, उनको थोड़ा सा और लगा कि यार ये लोग एकजुट कैसे हो जा रहे हैं, वो अपने ताक में, ये इनकी बातों को ध्यान ही नहीं दे रहे। वो ये क्या कह रहे हैं, क्या ये नहीं सोच रहे, वो अपने टेंशन में आ गए, यार ये लोग तो गजब मतलब एक हो रहे हैं, इसे तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। और यहाँ पर देखो कौन कौन है, बदरुद्दीन तैयब जी हैं, और ऐसे कुछ मुस्लिम हैं, हिंदू भी हैं, ब्राह्मण भी। अच्छा, मतलब हिंदू मुस्लिम कुछ टाइप के, ये तो बड़ा खतरनाक है। तो इनकी बातों को तो बिल्कुल वो केयर ही नहीं कर रहे हैं, वो अपने टेंशन में हैं। और उन्होंने इसका रिजल्ट क्या दिया, बंगाल उस समय एक बड़ा प्रांत था, असम, बिहार, उड़ीसा, बंगाल तीनों उसमें शामिल थे, बहुत बड़ा पूर्वी बंगाल भी उसमें था जो आज का बांग्लादेश है। तो ये यहां से लगभग चीजें उठ रही, जितने आंदोलन उठ रहे हैं यहां से उठ रहे हैं, जितनी डिमांड उठ रही है यहां से उठ रही है, जो भी हो रहा है यहीं से स्टार्ट हो रहा है। उसने कहा पहले बंगाल मैनेज करो, करजन सेवाश्रा उस समय प्लान पूरा आया, उन्हें बंगाल को हिंदू मुस्लिम के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर विभाजित करो, सांप्रदायिक डिवीजन कर दिया उन्होंने।
दिखाया कुछ और, दिखाया तो प्रशासनिक कारण, बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्र था और कहा कि इससे प्रशासन की बड़ी असुविधा होती है, कोई नियम कानून लागू करते हैं दूर दूर तक तो बड़ी दिक्कत होती है एक सेंटर से, इसके 2 सेंटर बना दिए गए, कारण एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, प्रशासनिक कारण है। तो बताया ये, लेकिन उसका जो वास्तविक उद्देश्य था कि हिंदू बाहुल्य और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों को अलग अलग कर दिया जाए और संप्रदायवाद के बीज डाल दिया जाए और लोग आपस में लड़ान, मतलब एक यहाँ की जो ताकत है, यहाँ की जो शक्ति है जो हिंदू मुस्लिम के रूप में है, उसको बांटने की कोशिश की गई। मिला बंगाल विभाजन। तब उसी कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ नवयुवक थे, उनको बुरा लगा, उनको पहले से भी इनकी पॉलिसी बुरी लग रही थी, यार ये क्या है, भिक्षावृत्ति वगैरह कह करके उसको संबोधित किया, ये भीख मांगने वाला काम ठीक नहीं है, मेडिकेंसी। कांग्रेस के अधिवेशन जो होते थे उसको उन्होंने सैरगाह की संज्ञा दी, पिकनिक स्पॉट। उसके जो मांगे थी, डिमांड थे कांग्रेस के, उसको कहा ये भिक्षावृत्ति है, मेडिकेंसी, ये भीख मांगने वाला। तो ऐसे कुछ आलोचना उन्होंने कर ही रही थी। अब हो गया बंगाल विभाजन, उनको मिल गया मौका, तो वो शुरू हो गए, देखा बहुत विश्वास करते थे और पूरा दिए। फिर इसके बाद अच्छा, ये भी बड़े मोटी चमड़ी के हैं जो उदारवादी लीडर्स हैं, ये सुने उनकी भी सुनी नहीं रहे, कुछ भी करो। फिर ये नवयुवक निकल गए कांग्रेस, बाहर आए और इन्होंने अपने अनुसार एक अलग आंदोलन चलाया। इनका उद्देश्य तो बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन यहां पर एक बड़ा उद्देश्य था कि हम अंग्रेजों को उनकी ही भाषा में जवाब देंगे, टिट फॉर टैट। अगर वो क्रूरता अपना रहे हैं, वो सप्रेशन की पॉलिसी अपना रहे हैं, दमन की नीति अपना रहे हैं, गोली बम बंदूकों का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम भी वही प्रयोग करके उनको सबक सिखाएंगे। तो एक नवयुवकों का बड़ा वर्ग, जिसके नेता शुरुआत में बाल पाल लाल के नाम से जाने जाते थे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, इसके लीडर्स थे बेसिकली, बाल पाल लाल नाम से जाने थे। इन लोगों के लीडरशिप में एक वर्ग अलग हो गया, तो उन्होंने एक नए तरीके से आंदोलन छेड़ दिया, वो क्रांतिकारी आंदोलन, गोली बम बंदूक वाला, टिट फॉर टैट वाले हैं। और कांग्रेस में फिर 1907 में एक विभाजन भी हो गया इसी आधार पर। कांग्रेस 1907 सूरत में एक अधिवेशन हुआ था, सेशन हुआ था, और जिसमें कांग्रेस गर्मपंथी और नरमपंथी 2 दलों में विभाजित हो गया। ये लोग जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो गर्मपंथी थे, ये अलग हो गए और नरमपंथी अलग हो गए, जो उदारवादी टाइप के लोग थे। 1907 की बात है, सूरत अधिवेशन में, ठीक है। और गर्मपंथियों ने 1905 के बाद 1919 तक एक क्रांतिकारी आंदोलन चलाया, गोली बम बंदूक वाला, उग्रवादी, एक उग्रवाद चला यहां पर, उग्रवाद। कुछ लोगों ने इसको आतंकवाद भी कहा है। आतंकवादी कोई आंदोलन नहीं होता है, इनकी एक्टिविटीज को कुछ लोगों ने आतंकवाद कहा है, ठीक है। तो वो सब छोड़ो, क्रांतिकारी आंदोलन चला जो सीधे रिएक्शन पर आधारित था, डायरेक्ट, ठीक है। कई संगठन बने, कई कॉन्स्पिरेसी केसेस चला गए। फिलहाल ये लोग ऑर्गेनाइज कोई ऐसा था नहीं, कोई बड़ा ऐसा कोई टारगेट लेके चल पाए थे, बस केवल गुस्सा था और उस गुस्से को निकाला इन लोगों ने। तो केवल भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी ये चीजें चली हैं। स्वराज वगैरह इसी समय पहली बार आए हैं, लेकिन फिर भी अंग्रेजों द्वारा परास्त कर दिए गए। कुल मिला के ये सारे आंदोलन खत्म क्या कर दिए गए। फिर एक नए स्टेप में आ गया और नए कारक भी रहे। इसके लास्ट में साइमन आयोग आता है। साइमन आयोग ऐसे ही क्रांतिकारी नेताओं की जांच के लिए आता है, भारत में जो उथल पुथल चल रही है, और उन नेताओं को मार्क करने के लिए आता है कि कौन है जो इस प्रकार के आतंकवादी गतिविधियों को फैला रहा है। ऐसे को चिन्हित किया जाए, उनको सजा दी जाए। और कुछ ऐसे एक्ट उसमें थे साइमन आयोग में, ऐसा रिकमेंडेशन भी था कि ऐसा भी उसमें प्रावधान करने की कहा गया था कि कुछ ऐसा भी रूल्स रेगुलेशन लागू किया जाए ताकि ऐसी क्रांतिकारी गतिविधियां आइंदा ना होने पाए। तो उसके माध्यम से फिर ऐसे लोगों को भी चिन्हित करने की बात की गई, मार्क करने की बात की गई कि जो ऐसा मन में सोच रहे थे, छोटी मोटी एक्टिविटी कर रहे थे, उसके आधार पर उनको बड़े बड़े आरोप लगाकर पैक करने की, कैद करने की बात कर ली गई। तो पर्याप्त उन पर प्रमाण भी नहीं हो पा रहे हैं, एविडेंस भी नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि ये खतरनाक निकलेगा, उसको भी इधर।
तो कुल मिलाकर के सही मानना कि रॉलेट एक्ट आया ना, रॉलेट एक्ट आया, एक अधिनियम आया था क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का रॉलेट एक्ट आया था। ठीक है, और रॉलेट एक्ट जिसमें बस ऐसे ही किसी ने इशारा कर दिया कि ये भी है, कट्टा रखे थे उस दिन, बात कर रहे थे कि 2 अंग्रेजों को मारना है, बस पकड़ ले गए ये सब, जिसमें कोई बहुत अपील दलील और ये सब मतलब नहीं था। एक प्रकार से इसको दबाने का, सप्रेस करने का एक उन्होंने रॉलेट एक्ट, जिसके विरोध में आंदोलन शुरू हुए पंजाब में। स्पेशली एक सैफुद्दीन किचलू करके एक लीडर थे और एक सतपाल करके लीडर थे, वहां भी जैसे हर जगह चला वहां भी चला। इन दोनों लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया, वहां घटना थोड़ा एक इवेंट हो गई, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहां के स्थानीय लोग इनकी गिरफ्तारी के विरोध में आंदोलन करने के लिए एक प्लान किया कि एक बड़ा आंदोलन 13 अप्रैल को हम लोग करते हैं और फिर तय करेंगे क्या करना है इसके विरोध में। गांधी जी को भी उस मीटिंग में बुलाया गया था, गांधी जी भी जा भी रहे थे। 6 अप्रैल को गांधी जी को रास्ते से ही गिरफ्तार कर लिया गया, 13 अप्रैल को होना था, तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर इसके बाद जो है वो अमृतसर शहर का जो प्रशासन है, एक खूंखार टाइप का सैनिक अधिकारी था, उसका नाम था जनरल आर्डायर, उसको दे दिया गया। माइकल ओडायर पंजाब प्रांत के गवर्नर थे ही, और फिर मार्शल लॉ लगा दिया गया पंजाब में। फिर भी 13 अप्रैल को जत्था निकला, बहुत शांतिपूर्वक लोग जलियांवाला बाग नामक एक स्थान पर इकट्ठा हुए, करीब हजारों में लोग थे, और कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं, शांतिपूर्वक वार्तालाप हो ही रहा था। चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। माइकल ओडायर जो पंजाब के गवर्नर थे, उनके निर्देश पर जनरल आर्डायर ने बिना किसी विशेष चेतावनी के फॉर्मेलिटी करते हुए चारों तरफ से उस बाग को घेरकर अंधाधुंध गोलियां चलवाई। हजारों लोग मारे गए, मतलब मैक्सिमम अधिक से अधिक लोग मारे गए, बहुत ज्यादा से अधिकतम लोग घायल हो गए, और मतलब एक प्रकार का एक मस्केर हो गया, एक नरसंहार हो गया जलियांवाला बाग में बहुत। फिर कई भारतीय जो ब्रिटिश सरकार के अधीन और भारत में ही उच्च पदों पर थे, वो सब अपने उपाधियों को वापस किए, एक विरोध दर्ज किया। महात्मा गांधी ने भी अपनी उपाधि, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। ये सब कई विरोध चला। ब्रिटिश सरकार ने एक कमेटी, हंटर कमेटी बनाई इसकी जांच के लिए। उसने एक प्रशासनिक भूल निश्चित किया और आर्डायर को सजा क्या दी कि उसको पद से बर्खास्त कर दिया गया, इतनी बड़ी सजा दी। जबकि लंदन गया, उसका बड़ा स्वागत हुआ लंदन में, और उसको शेर और कह के पुकारा गया कि ये भारत का शेर है, ये है, वो है, ऐसा कुछ जो भी है, पैसे वैसे देकर के सम्मानित किया गया, और एक प्रशासनिक भूल निर्धारित की गई, बस इतनी सी बात है। और ज्यादा से ज्यादा उसमें हमको लगता है 379 पर्सन्स को उसने किया था, शायद इतने लोग नुकसान हुआ है, कम लोगों को नुकसान हुआ है। ठीक है, जो कि गलत पूरी तरीके से, जो भी रिपोर्ट थी पूरी तरीके से गलत थी। बाद में एक तहकीकात कमेटी कांग्रेस ने भी स्थापित की, मदन मोहन मालवीय उसके अध्यक्ष रहे हैं, और तहकीकात कमेटी ने पूरा एग्जैक्ट रिपोर्ट किया और उसने सरकार से मांग की कि जिनका भी नुकसान हुआ है उनको सरकार पर्याप्त मुआवजा दे, मरे हुए को और घायलों को भी। ठीक है, ये सारी, अगर सरकार मेरी बात नहीं मानती तो गांधी जी के प्रॉपर एंट्री हो चुकी थी। फिर नहीं हुआ तो फिर गांधी जी ने कहा फिर मैं असहयोग करूंगा। फिलहाल गांधी जी ने असहयोग प्रारंभ किया और फिर गांधी युग की शुरुआत हो। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स रहे। क्लियर हुआ कुछ पिक्चर, कहानी कुछ क्लियर हुई? ये दो यहाँ तक हम लोगों ने थोड़ा सा देख लिया, थोड़ा इसी को फैक्चुअल नोट्स कर लेते हैं, कुछ काम की चीज़ है ना। कहानी तो लंबी ऐसे चलती रहेगी।